नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को लेकर कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अराजकता फैलाई है और टीएमसी के गुंडे जनता को परेशान करते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच उन्होंने फर्क बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो तृणमूल की अराजकता है उसको खत्म करेगी। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। टीएमसी के गुंडे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। बीजेपी बंगाल को अराजकता से मुक्ति दिलाने आई। 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। उन्होंने कहा कि बस 28 दिन की बात है, उसके बाद दीदी का राज खत्म होने वाला है। ममता दीदी को लेकर उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो अब भगवान राम का भी विरोध करती थी, लेकिन अब भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मंदिर बनने से ममता दीदी को कष्ट हो रहा है। ये आरोप योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के रण में जनसभा को संबोधित करते हुए लगाया है। खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है। लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल और माफिया मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले में आरोपी डॉक्टर अलका राय से पूछताछ हुई है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ जाकर अलका राय से पूछताछ की है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस के मामले में पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बाराबंकी की पुलिस मऊ गई और वहां पर उन्होंने डॉक्टर अलका राय से पूछताछ की है। डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि जितने भी सवाल पूछे गए मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उनको एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर अलका राय का कहना है कि फोटो उसमें उनकी लगी है, लेकिन वो उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सिग्नेचर भी उनका मैच नहीं करता है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है, मेरा नाम घसीटा जा रहा है। दस्तावेजों के आधार पे एक एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जो मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हुआ कि वो पंजाब में एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी प्रयोग कर रहा है। इस तरीके से ये दोनों आदमी आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी हुए और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें एक टीम हमारी जो विवेचक निरीक्षक है उसके अधीन मऊ गई हुई है और वहाँ पे पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। दूसरी टीम हमारी क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में पंजाब गई है, वहां पे विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। ये दोनों टीमें मिलकर के पूरे प्रकरण की जांच और गंभीर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ये किस तरीके से यूज हो रहा था एम्बुलेंस, किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे बना था और अभी तक चल रहा था, ये सारी पहलुओं की जांच की जाएगी। किन लोगों ने इसमें सहयोग किया था बनवाने में, कौन कौन से व्यक्ति थे और कौन से लोग थे जो आपराधिक षड्यंत्र करके इसको डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराए थे। कहा है मुझे कि कोई नाम नहीं बताना। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है क्या वो आपके डॉक्यूमेंट हैं? उन्होंने कोई एक वोटर आईडी का मुझे प्रति दिखाया है, तो वो वोटर आईडी भी मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा फ़ोटो उस पे लगा था और वो जो अटेस्टेशन का सिग्नेचर था वो भी मेरा नहीं था। जी जी। एक मिनट सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि विधायक नहीं, बिल्कुल कितने घंटे मुझे लगता है 2 घंटे रहे हैं लोग यार। अब आगे भी कुछ पूछताछ के लिए कुछ समय दिया उन्होंने या नहीं नहीं नहीं।
आगे कुछ नहीं, अब वो अपना वापस गए हैं, अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो फिर अगली खबर मथुरा से है। एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने स्वास्थ्य महकमे में करोड़ों का घोटाला किया है। एसीएमओ है डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला किया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी अपने वर्चस्व के कारण डॉक्टर गुप्ता एसीएमओ के पद पर तैनात हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। तंबाकू नियंत्रण के प्रचार में गाड़ी चलाकर ये करोड़ों का घोटाला किया गया। एक ही डॉक्टर की 4 साल तक 2 अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई और ड्यूटी दिखाकर लाखों रुपए का वेतन निकाल लिया गया। अपने पद का दुरुपयोग करके ये करोड़ों का घोटाला किया गया है। घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद भी राजीव गुप्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोविड-19 में भी अहम जिम्मेदारी डॉक्टर राजीव गुप्ता को दी गई थी। मथुरा के एसीएमओ हैं और उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है और ये अलग अलग तरीके से हुआ है। 2 साल तक एक अस्पताल में एक डॉक्टर की ड्यूटी दिखाई गई, लेकिन वहां पर डॉक्टर था नहीं और उसका वेतन जो लाखों रुपए में होगा 2 सालों में, उसको निकाला गया है। इसके अलावा अलग अलग मद पे जो पैसे आते हैं वहां पर घोटाला किया गया है। शासन स्तर पर जांच चल रही है। लखनऊ में जब उनकी जांच कंप्लीट हो जाएगी तब जैसा आदेश होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, मथुरा की जांच जो हुई थी, मथुरा से जो 3 डॉक्टरों की कमेटी ने जांच करी थी उसमें वो दोषी पाए गए थे। इसके बाद आगरा में जो जांच हुई थी जो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी के माध्यम से की गई थी उसमें भी दोषी पाए गए थे। लेकिन दोषी पाए जाने लगातार 2 बार दोषी पाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई शासन स्तर से ही होनी है, तो हमें उसी की रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के उपरांत इनको दोषी पाया था, वो आख्या हमारे पास भेजी गई थी। उसके बाद माननीय विधायक जितेंद्र प्रसाद वर्मा जो फतेहाबाद के विधायक हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। वो शिकायत कमिश्नर साहब को दी गई, कमिश्नर साहब के यहाँ से हमारे पास भेजी गई। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने उसको जांच 3 लोगों के साथ में संपादित किया था। सारे साक्ष्य लेने में 3 से 4-5 महीने लग गए थे। उस जांच आख्या में डॉक्टर राजीव गुप्ता दोषी पाए गए थे और जांच आख्या 2 में जो सीएमओ के द्वारा दी गई थी उसमें भी दोषी मिले थे। ये दोनों की जांच की रिपोर्ट कंपाइल करके एक ही रिपोर्ट में उनको दोषी करार देते हुए शासन को भेज दिया गया था। जांच में वो दोषी भी पाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी ड्यूटी लगी है और वो ड्यूटी कर भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके के आरोप किसी शख्स पर लगा है और वो आरोप में दोषी भी पाए गए, उसके बाद भी उनको पद पर कैसे रहने दिया गया। तो एसीएमओ है मथुरा के डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था। जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए और अलग अलग तरीके से जो यहाँ घोटाले को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा सवाल यह है कि जब वो दोषी पाए गए उसके बाद भी उनको अपने पद पर कैसे बने रहने दिया गया। और इस वक्त सीएमओ रचना गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। मैम, ये जो कंप्लेंट है और जो जांच में सही भी पाया गया एसीएमओ राजीव गुप्ता के खिलाफ, उसके बाद भी वो ऑन ड्यूटी कैसे हैं? और लगता है उनका फ़ोन कट गया है। गगन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। गगन, सवाल आपसे भी वही है जो सीएमओ साहिबा से था कि एक शख्स जिस पर आरोप लगा है, जांच हुई है, जांच में वो दोषी पाया गया है, फिर भी ऑन ड्यूटी कैसे है? गगन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। गगन, जो शख्स आरोपी है उस जांच में वो दोषी पाया गया है, फिर भी वो ऑन ड्यूटी कैसे काम कर रहा है?
जी देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता लगातार पद पे कार्यरत हैं और कोविड के दौरान भी अहम जिम्मेदारियां भ्रष्ट आरोपी है जो डॉक्टर राजीव गुप्ता उसको दी जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। आखिर किस रसूख के चलते एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता अब लगातार अपने पद पे कार्यरत हैं? जी अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये मामला चलिए फिर से सुर्खियों में आया, तो कोई लग रहा है इस पर कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई होगी? जी देखिए, बताते हैं कि न्यूज वन इंडिया लगातार खबर को प्रसारित कर रहा है, उसके बावजूद भी किसी एक बड़े रसूख के चलते जो है एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कोविड के दौर में भी इस समय में जो भारत का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन है, जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है, उसकी भी मथुरा जनपद की सबसे अहम जिम्मेदारी जो है जो भ्रष्ट डॉक्टर है डॉक्टर राजीव गुप्ता, उसको दी गई है। ये अपने आप में बहुत ही चिंतन का विषय है। जो डॉक्टर लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उसके बावजूद भी कोविड-19 की इतने बड़ी वैक्सीनेशन की अहम जिम्मेदारी उसको कैसे दे दी जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जी अब क्योंकि जब जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसके बाद जांच भी हुई है और जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो, इसका सीधा मतलब है कि डॉक्टर साहब काफी रसूखदार होंगे, उनकी जो पहुंच होगी बड़े ऊपर तक होगी, इसकी वजह से वो अपने पद पर जमे हुए हैं। जी बिल्कुल, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े रसूख के चलते जो है डॉक्टर राजीव गुप्ता लगातार पद पे भी बने हुए हैं और कोविड के दौर में भी अहम जिम्मेदारी का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। आखिर किन वजहों से, किस रसूख के चलते लगातार अपने पद पे बने हुए हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, ये अपने आप में बहुत अहम और बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से क्या इस पर जवाब आ रहा है, क्या बोल रही है? देखिए, बता दूं आपको कि कल न्यूज वन इंडिया ने सीएमओ डॉक्टर रचना अग्रवाल से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर रचना अग्रवाल से जब बात की तो मीडिया के सवालों से बचते नजर आई और उनका कहना था कि शासन स्तर पर भी जांच चल रही है, शासन ही इसमें कोई बड़ी एक्शन ले सकता है, जबकि जिला लेवल पे सीएमओ खुद इसमें एक्शन ले सकती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद भी एक भ्रष्ट डॉक्टर को अहम जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। जी चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मथुरा का ये जो मामला है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। एक एसीएमओ साहब हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है, जांच हुई है, जांच में वो दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो कई सालों से उस पद पर जमे हुए हैं। दूसरी बात, कई अहम जिम्मेदारी उनको अभी भी दे दी गई है। और इस मामले को लेकर जब हम चीफ मेडिकल ऑफिसर जो मथुरा की हैं, जो सबसे बड़ी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के आप जिले के मान सकते हैं, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि वही जिले के अंदर स्वास्थ्य महकमे के बारे में बेहतर जवाब दे सकती हैं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, हमारा फ़ोन वो उठा नहीं रही हैं, पिक नहीं कर रही। एक बार हमने कनेक्ट करने की भी कोशिश की तो उनका फ़ोन कट गया, दोबारा हमने ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही है, फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसी सब समझ में आ सकता है कि आखिरकार कैसे एक एसीएमओ पर जो इतने आरोप लगे वो आरोप सिद्ध हुए, लेकिन फिर भी ऑन ड्यूटी है। सिद्धार्थनगर में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। इस दौरान सैकड़ों बीघा की फसल जलकर राख हो गई। बड़ी बात यह है कि सूचना दमकल कर्मियों को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। तो सिद्धार्थनगर में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए सिद्धार्थनगर की तस्वीर है। सैकड़ों बीघा जो गेहूं खड़ी फसल है वो आग के भेंट चढ़ गई। फायर देखिए, ग्रामीण अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग जिस तरीके से फैल रही थी इसे अपने स्तर पर आप नहीं बुझा सकते। सिद्धार्थनगर के मिस्ट्रौलिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। किसान की जो साल भर की मेहनत है वो इस आग में जलकर राख हो गई है। दमकल को सूचित किया गया, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की, लेकिन अपने स्तर से जिस बड़े पैमाने पर यह आग लगी थी इसको पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। और जब तक इस पर काबू पाया गया तब तक नुकसान जो होना था वो हो चुका था। कानपुर के सीयूजीएल में गैस गोदाम में आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कानपुर के चकेरी के श्याम नगर में ये सीयूजीएल गैस गोदाम है, जहां पर आग लग गई। और आग लगने के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल हुआ।
बीजापुर में दोबारा से ब्लास्ट की खबर आ रही है और ये जो ब्लास्ट है वो आईईडी ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट में एक जवान के घायल होने की खबर है। बीजापुर में कल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, एम्बुश किया था और इस एम्बुश में 22 जवान हताहत हुए, हमारे 22 जवान शहीद हुए और इस दौरान तकरीबन 3 घंटे तक एनकाउंटर हुआ है जिसमें 15 से 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि नक्सलियों ने ट्रैक्टर के जरिए मृत नक्सलियों के बॉडी को वहां से उठाकर ले गए और आज की बात करें तो आज जाकर जो हमारे शहीद जवान उनके बॉडी रिकवर हुए हैं, उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक जवान घायल हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो हमारे शहीद जवान हैं तो सीआरपीएफ के 8 और पुलिस के 14 जवान हैं जो शहीद हुए हैं, 31 जवान घायल हुए हैं और इस मुठभेड़ में 15 नक्सली भी मारे गए हैं और नक्सलियों को उठाकर उनके साथी लेकर गए हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनको जिला मुख्यालय पर लाया गया है और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। ये सर्वोच्च बलिदान जो सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों ने दिया है। 22 जवान शहीद हुए हैं जिसमें 8 सीआरपीएफ के हैं और 14 जवान राज्य पुलिस के हैं। और इस नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के लिए जवानों ने बलिदान दिया है और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो जवान हैं उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा, इस लड़ाई को हम अंजाम तक लेकर जाएंगे। आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर एक महिला पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया है। हमलावर ने महिला पर 20 से ज़्यादा वार किए हैं। तो मुरादाबाद का ये मामला है जहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। पड़ोसियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने हमलावर घर में घुसा था। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरवालन मोहल्ले का ये मामला है। यहाँ वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने हमलावर घर में घुसे और महिला पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जी वो ऐसा हुआ सर, हम मैं जा रहा था निकलता हुआ, तो जब मोहल्ले से मैं जा रहा था तो काफ़ी भीड़ जमा हुई। जब मैंने भीड़ को देखा, हम यार दोस्त भी थे साथ में, तो एक लेडीज़ आई, बोली काफ़ी भीड़ जमा हुई, तो वो बोली वो पता नहीं एक घर में चोर घुस गया। तो जब देखा मोहल्ले वाले जब सारे इकट्ठे हुए तो उनके साथ साथ हम तीनों भी चले गए। जब देखा तो चोर अंदर था, किवाड़ बंद थे, किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे थे सर। जब देखा तो किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे, तो लातों से तोड़ा किवाड़ों को। तो देखा तो वो चोटा कोने में था और छुरी पड़ी हुई थी। तो जब लेडीज़ को देखा तो वो खून में लथपथ हुई हुई थी और ये को बच्चे को कुछ नहीं किया, 5-6 महीने का बच्चा था, अल्लाह ने करम करी। तो लेडीज़ को छुरी मारी, कान बान सब कटे हुए उनके। के साथ चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला को इस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। महिला से पूछताछ करने पर उसने ये बताया अभी कि कुछ दिन पूर्व इस व्यक्ति द्वारा उनके घर में जो फ्रिज है उसको ठीक किया गया था और उसमें कुछ खराबी थी। आज उसी प्रकरण में ठीक करने और साथ ही उनका जो वॉशिंग मशीन थी उसको बिकवाने के परिप्रेक्ष्य में आया हुआ था। उसकी जब इसने घर में एंट्री पाई तो इस महिला पे इसने कई चाकू से वार किए और मौके से जो पब्लिक थी इस व्यक्ति को
पकड़ा और इस समय इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण है। फिर 4 बजे शायद फिर बहाने से आया है। ये फ्रिज वाला था, फ्रिज ठीक करता है। घर में घुसा और घर में घुसने के बाद बोलने लगा, क्या कहते हैं, भाभी तुम्हारी फ्रिज वॉशिंग मशीन बिकवा दूंगा मैं, कोई आया हुआ है, तुम अंदर कमरे में चले आओ। वो अंदर कमरे में गई, इसने कुंडी लगा ली, फिर उसके साथ ये बदतमीजी करने लगा। फिर उसने शोर मचा तो इन्हें छुरी निकाल के उसके पेट में पूरा जिस्म छल्ली छल्ली कर दिया। अकेला ही था, काफ़ी लोग। वहीं आगरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाह इलाके में अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया है। तो अवैध शराब के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बाह इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की गई है। इस दौरान एक मैक्स और कार को भी बरामद किया गया है। इसी दोनों गाड़ियों में ही ये तस्करी हो रही थी। पुलिस की टीम को देख जो शराब के तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। आगरा के सबोरा गांव के पास ये कार्रवाई हुई है। शराब की पेटी पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है बाह इलाके में। इस दौरान 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की है और बड़े पैमाने पर शराब को रिकवर किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।